नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। काफी दिनों बाद किसान आंदोलन और वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है उनसे संबंधित परिचर्चाओं के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। उस रिक्वेस्ट के अंतर्गत लोग ग्रामीण भारत के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश कर रहे थे कि ग्रामीण भारत किसान आंदोलन और बजट के बारे में क्या सोचता है। ढेर सारे विचार, ढेर सारे अपने अपने तथ्य आपके सामने अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। उन तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम एक प्रोग्रेसिव किसान से, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, खेती किसानी की परंपरा को चेंज करने के लिए और इसमें नए नए आइडियाज, नए नए इम्प्लीमेंटेशन के साथ खेती किसानी को एक अलग लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप सिंह जी, जिनकी एक दो स्टोरीज आपने पहले हमारे चैनल पे देखी है कि ये खेती किसानी को किस तरह से प्रमोट कर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो सबसे पहले सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 70 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो वर्तमान कृषि बिल है जिसको मोदी गवर्नमेंट ने काफी मशक्कत के साथ, काफी प्रमोशन के साथ लाया है कि इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, किसानों के उत्पादन को बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, उस पे किसान कई जगहों पे विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत में के लोग तो नहीं, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र के लोग, किसान जो है, काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कृषि कानून किस तरह से फायदेमंद है और ये विरोध किस तरह का है? मुझे लगता है कि जो भी मोदी गवर्नमेंट ने कानून नया लाया है, इससे किसानों को किसी तरह का नुकसान होगा ऐसा तो मुझे बिल्कुल ही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो पहले से चल रही थी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, किसान अपना माल जहाँ चाहे वहाँ बेच सके, ये सारी चीजें चल रही थी। इन्हीं को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक लीगल फ्रेमवर्क में लाके एक नया कानून बनाया है। तो मुझे तो ऐसा कतई फील नहीं होता है कि ये कानून किसी भी तरह से किसान विरोधी है। किसानों के हित का है और किसानों का हित, अब किसान को भी तो अपनी तरफ से जागरूक होना और जो जो सरकार की स्कीम्स हैं उसका फायदा लेना और एकजुटता के साथ और पूरी दुनिया और देश के उस ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से थोड़ी हमें अपनी पैदावार को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे तो ऐसा दिखता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये मतलब इनका अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, थोड़ी पॉलिटिक्स आ गई है। अदरवाइज सरकार भी तो बातचीत के लिए तैयार है, अगर उनका कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव है उसको बदलने को भी तैयार है। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस आंदोलन में कोई बहुत कम है। जहाँ तो सबसे ज्यादा विरोध जो हो रहा है वो है एक एमएसपी और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की परंपरा अपने क्षेत्रों में चलती है। लोग होंडा, बटाई और इस तरह के ढेर सारे फॉर्मेट को अपने प्रचलित तरीकों से काफी दिनों से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और जो पुरानी परंपराएं हमारे यहाँ चल रही थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेत लेके लोग एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करते थे कि हम आपको साल भर का एक सर्टेन अमाउंट देंगे और उसमें हम कुछ भी पैदावार करें, या फिर उस खेत में जो पैदावार होगा उसमें से हम पार्टिसिपेट करेंगे, उससे और ये वर्तमान जो पॉलिसी है वो कैसे इतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। जो पहले एक इनफॉर्मल तरीके से चलता था, आपसी विश्वास पे चलता था, उसको एक लीगल जामा पहनाया गया है, तो उसमें बुराई क्या है? मतलब अगर आप किसी को अपना खेत देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेके और फार्मिंग करे, या आप अपना कोई प्रोड्यूस किसी कंपनी के साथ तय करते हैं कि हम इस प्राइस पे बेचेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? और हमेशा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दोनों पार्टी अपना हित इंश्योर कर सकती है। तो इसमें ऐसा तो कोई मतलब तूफान आने वाली और आफत आने वाली कोई बात नहीं लगती है। सिंपल जो पहले हो रहा था उसको और थोड़ा बेहतर ऑर्गेनाइज तरीके से और साइंटिफिक तरीके से, लीगल तरीके से करने का ये सब प्रयोजन है। दूसरी बात है एमएसपी की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके काफी हल्ला मच रहा है, लेकिन हर जगह से ये कहा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कुछ ही चुनिंदा किसान अपने फसलों को दे पाते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार ही केवल खरीदती है। तो ये इस समय जो इसके लिए बहस कर रहा है कि सरकार इसको समाप्त करना चाह रही है, सरकार कह रही है हम इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं, इस पे क्या पर्सपेक्टिव है आपका? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं, ये तो
सरकार को मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई भी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये सरकार भी तो जनता की चुनी हुई सरकार होती है। इनके अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से लोग चुनते हैं सरकारों को। तो ये एमएसपी सरकार ख़त्म करेगी ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, सरकार जो है एमएसपी पे 100% खरीद नहीं कर रही है, इसमें तो कुछ सच्चाई लगती है। इसमें तो सरकार के लेवल पे मतलब सुधारने की जरूरत है कि 100% खरीदारी हो सके। ये तो ऐसा अनुभव आ रहा है नीचे स्तर पे देखने से, ऐसा लगता है कि 100% खरीदारी नहीं हो पा रही है, लेकिन इसमें सुधार की डेफिनेट जरूरत है। और रही बात की किसानों को भी अब सोचने की जरूरत है कि कौन सी फसल बोए और कौन सी फसल को ज्यादा बोए, किसको बोए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, क्रॉप्स बढ़ाएं, हम किसान इकट्ठा होकर मार्केटिंग करें। इन सब पे भी एक चिंतन और कोशिश की जरूरत है, जो इस लॉ में सारी चीजों का प्रोविजन किया गया है। अब आगे बात करते हैं, जो वर्तमान बजट प्रस्तुत किया 1 फरवरी को, उसमें कृषि सुधारों के लिए अलग अलग कई प्रोडक्ट उसमें ऐड किए गए हैं। फार्मिंग से रिलेटेड जैसे ऑर्गेनिक खेती जो जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं अपने इस जोन में, ताकि लोगों को शुद्ध और एक तरह से कहे पौष्टिक आहार मिल सके, तो उसके लिए ढेर सारे प्रयोजन इसमें किए गए हैं। तो वर्तमान बजट में किसानों के लिए क्या है और इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो मतलब भविष्य है कृषि क्षेत्र का कि, और हिंदुस्तान में तो मतलब गाय आधारित खेती एक बहुत ही प्रचलित प्रथा रही है, जो बीच में थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेकिन फिर से मतलब देसी गाय, खास तौर से देसी गाय आधारित अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। इस साल मैंने अभी पिछले करीब 3 महीने से अपने फार्म पे टोटल मैं नेचुरल फार्म की ओर आ गया हूँ। अभी मैंने आलू और अपना बैगन, मेरा 2 प्रोडक्ट आ रहा है जो टोटल ऑर्गेनिक है, जो मार्केट में भी हमारा बिक रहा है और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। मार्केट में अभी 12, 13, 14 आलू बिक रहा है, लेकिन मेरा आलू 15, 16 बिक रहा है और इसको लोग अच्छे से खरीद रहे हैं। और खरीदने के बाद महसूस भी कर रहे हैं कि जो यूरिया, पोटाश, डीएपी डाल के जो आलू पैदा कर रहे हैं और जो प्योरली देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से आधारित खाद पे जो पैदा किया गया है, उसकी क्वालिटी में एक बार खाने से ही अंतर पता चलता है। तो अगर हम वैल्यू एडिशन इस तरह से कर दिए अपने क्रॉप में, तो वो क्रॉप तो मेरा वैसे ही अलग हो गया था। वैल्यू एडिशन है सीधे मार्केट में, और आज अर्बन एरियाज में और इवन रूरल एरियाज में भी लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल के पैदा किया गया सब्जी, फल और फूड ग्रेन या दाल और जो नेचुरल तरीके से पैदा किया गया वो बेहतर है, ये अब समझ में आ रहा है। तो सरकार भी खूब प्रमोट कर रही है इसको। तो अगर किसान मतलब थोड़ा सा इस तरफ से अगर स्विच ओवर करने लगे तो बहुत ही अच्छा मतलब फ्यूचर होगा किसानों का। कृषि उत्पादों पर जैसे दाल, सोयाबीन और ढेर सारे जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, सरकार ने वर्तमान बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है ताकि देसी को बढ़ावा मिल सके। और उसके बावजूद अगर हमारा मार्केट प्रोडक्ट जैसे एमएसपी के अलावा जो एक एमआरपी हो रहा है, लड़ाई एमएसपी और एमआरपी में है कि कोई भी पूंजीपति या कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर अपने प्राइस, अपने सामान का जो एमआरपी डिसाइड करता है और किसान जो है उसके लिए एमएसपी डिसाइड होती है। तो जैसा आपने कहा कि आप अपने आलू का एमआरपी आपने डिसाइड कर रखा है कि ये इस रेट पे बिक रहा है, वैसे किसानों को उस तरफ आकर्षित होकर अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ये एमआरपी और एमएसपी के बीच के अंतर को किसान किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे? कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? नहीं, अभी आप देखिए, जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए शुगर केन पैदा करते हैं ऑर्गेनिक, उसको गुड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे भी हम वैरायटी फुल अगर गुड़ बनाते हैं, उसकी भी कीमत बाजार में 100 रुपए से लेके 150, 200 रुपए तक बिक रहा है। तो हमें मतलब जो शुगर फैक्ट्री प्राइस देती है उससे ज़्यादा प्राइस मिलने लगेगा। दूसरा, आप सारी सब्जियां देखिए, सारा फल देखिए, उनको अगर हम ऑर्गेनिक मार्केट में लाते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से लाते हैं, अगर 100, 200, 500 किसान मिल के इस तरह का प्रोडक्शन करते हैं तो उनका
एक डेफिनेटली एक एमआरपी तय होने लगेगा कि भाई हम तय करेंगे कि हमारा केला जो ऑर्गेनिक है मार्केट में मैक्सिमम एमआरपी 30 रुपया दर्जन होगा, और फिर उसी हिसाब से हमारे खेत से जो बिकेगा वो तय होने लगेगा और वो डेफिनेटली एमएसपी से ज़्यादा हमें प्राइस मिलने लगेगा। आज बहुत अच्छा मौका है किसान अपने को ऑर्गेनाइज करे और अपने को जैसे पूंजीपति डिक्टेट करता है चीज़ों को, वैसे किसान भी मिल के पूंजीपति बन सकते हैं। आज ये सरकार ये मौका दे रही है, इसके लिए बजट प्रोविजंस भी हैं, कानून में भी प्रोविजन हो गया है। अब थोड़ा सा किसानों को अब मिलजुल के इकट्ठा होके इस तरह के काम करने की जरूरत है। हम लोग अपने स्तर पे इसकी कोशिश कर रहे हैं कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें और हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज़ पैदा करें, किस तरह से पैदा करें, उसकी किस तरह से मार्केटिंग करें। उस दिशा में हम लोगों का काम चल रहा है। बजट के आखिरी सवाल पे कि बजट में एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति से शिक्षित समाज का निर्माण होता है, अक्सर कहा जाता है। लेकिन वर्तमान बजट में सैनिक स्कूलों को ओपन करने और इस तरह की सिस्टम है, आपको क्या लगता है कि बजट में जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसके लिए भी प्राविधान किस तरह के होने चाहिए थे, और अपने क्षेत्र में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके स्तर में किस तरह का परिवर्तन देखा जा सकता है? सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को प्राइमरी एजुकेशन जो है, अपना सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको इतना बेहतरीन चलाना चाहिए। एक तो उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो और उसमें किसी भी तरह का नेग्लिजेंस ना हो, जो टीचर हो थोड़ा कमिटमेंट से पढ़ाए। बल्कि सरकार इस तरह की स्कीम अगर लॉन्च करे कि भाई कोई सरकारी विद्यालय में आके पढ़ाई से संबंधित कोई कमी निकाल दे, उसको 100 रुपया इनाम मिलेगा। भ्रष्टाचार कोई निकाल दे, उसको 1000 रुपया इनाम देंगे। इस तरह की स्कीम लॉन्च करके हम सख्त जरूरत है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल को बेहतरीन से बेहतरीन करें, जिसमें सारे अपने समाज के जो मतलब हमारा सबसे नीचे का तबका है, उनके बच्चों के लिए वही स्कूल अवेलेबल है। और उस स्कूल की क्वालिटी बढ़ा के डेफिनेटली हम हिंदुस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो सरकार को तो मैं चाहूंगा कि इस पे मैक्सिमम मतलब फोकस हो, जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान जाए, सरकार का भी ध्यान जाए, अधिकारियों का भी ध्यान जाए। लेकिन अभी अगर पैमाने पे देखेंगे 0 से 10 के स्केल पे, तो इस इलाके के प्राइमरी एजुकेशन का स्तर जो है मतलब शायद पासिंग मार्क देना भी मुश्किल होगा। मतलब 10 के स्केल पे 3.33 देना भी मुश्किल होगा। ये मेरा आकलन है, ये मेरा निजी आकलन है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों विषयों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार ढेर सारा काम कर रही है। स्वास्थ्य पे भी आपके वैक्सीनेशन और कोविड से रिलेटेड हेल्थ वर्कर को सुधार के लिए इस बजट में ढेर सारा प्रोविजन है। लेकिन अपने क्षेत्र को ये लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलना चाहिए। आपने इतना अच्छा समय दिया, इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी राय रखी, और हमारा भी प्रयास ये है कि हम ग्रामीण भारत में रहने वाले उन लोगों से इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें कि वो वर्तमान बजट सत्र हो या फिर वर्तमान जो किसान आंदोलन है उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी राय बेबाकी से प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां भी जिस भी माध्यम से आप हम तक पहुंचाना चाहें अपनी राय पहुंचा सकते हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए जनमंच खबर के साथ, फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ और जानेंगे कि इन सारे विषयों के पीछे क्या है आपका अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप ढेर सारे सोशल मीडिया के माध्यमों से आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। जनमंच खबर का ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।